अगला क्वेश्चन आपके सामने है आईएएस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर से 1960 एवं 1970 के दशकों की तुलना में 1980 के दशक में राष्ट्रीय आय में त्वरित वृद्धि के उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन in the growth of national income in the decade of 1980s as against 1960s and 1970s. सो हम लोग ने एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो 1965 से 70 का जो दौर था उस टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाउन स्विंग चल रहा था, है ना, नीचे की तरफ जा रहा था। तो उसके जो कुछ पॉलिसीज चेंजेस आए थे 1980s में, रिफॉर्म्स हुआ था, तो उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है और बताना है कि कैसे 1980s का दौर इंडस्ट्रियल सेक्टर को वापस से ऊपर की तरफ लेके गया था, जहाँ से कि ग्रोथ की तरफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो आगे बढ़ रहा था, जो कि बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था 1960s और 70s से। तो उन्हीं सारे डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जल्दी से, और वही आपको फोकस आपको उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है ना। तो सबसे पहला क्या था, देखिए 1980s में एक शिफ्ट हुआ था मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज से, जहाँ पे मतलब पहले क्या थे ना कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग था, लाइसेंसिंग को मिल रहा था, वही सब वो लोग कर पा रहे थे, तो मोनोपोली ज़्यादा हो जा रहा था, तो जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन 1980 से जो उनका फोकस उन्होंने शिफ्ट किया और ज़्यादा लिबरलाइजेशन की तरफ वो लोग मूव करने लगे, है ना। सो दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग लिबरलाइजेशन मेजर्स दैट एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड रिड्यूस्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पहले क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था, अब क्या है, प्राइवेट को ज़्यादा लाइमलाइट दिया जा रहा था, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा था, और गवर्नमेंट कंट्रोल से चीज़ों को थोड़ा सा बाहर लाया जा रहा था ताकि कि प्रॉफिट आ सके और इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। तो कुछ की फैक्टर्स इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले आंसर में भी कि 1965 के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे नहीं थे। तो उस 80s में क्या हो गया ना कि वहाँ पे रैपिड एडवांसमेंट लाया गया टेक्नोलॉजी में 1980s के टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सेक्टर में, जहाँ से हमारा आईटी डेवलप होने लगा, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे टेक्नोलॉजी बेटर होने लगा, आईटी सेक्टर आने लग गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे पर्टिकुलरली को इतना लाइमलाइट और फोकस दिया गया, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत बूस्ट हो गई इकोनॉमी में, और एफिशिएंसी भी बढ़ने लग गया। सिर्फ उस सेक्टर में नहीं, उस सेक्टर से जो क्या था, स्प्रेड इफेक्ट हो रहा था दूसरे सेक्टर्स में भी, सो विच कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पहले क्या हो रहा था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया जा रहा था, बाहर के साथ जो संबंध है वो लिमिटेड रखा जा रहा था। अब बोल रहे हैं कि बॉर्डर को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज और ग्लोबलाइज करिए, मतलब कि इंटीग्रेट करते हैं, जो बाहर अच्छा है उसका इम्पैक्ट अपने देश में भी लाते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, है ना। तो वो हो गया ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, गुड सर्विस कैपिटल, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ग्रोथ लाएगा हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस मिलने लग गए। और ये एक और रीज़न हो गया हमारा कि 1980s में कैसे डेवलप हो रही थी चीज़ें, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे डेवलप हो रहा था, जो कि सिनेरियो 1960s और 70s में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड हम लोग करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, यानी कि उस टाइम पे जो है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट बहुत ज़्यादा 1980s में होने लग गया था, सब में बहुत स्पिरिट आ गया था कि हाँ चलो हम लोग नए बिजनेस लाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा था, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो लोग इनकरेज भी हो रहे थे कि इस सेक्टर में आके यहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया फिजिकल पॉलिसीज़, कुछ चेंजेस वहाँ पे लाए गए थे, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रो ग्रोथ फिजिकल पॉलिसीज इंक्लूडिंग टैक्स रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू कैपिटल एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे ना 1980s के बाद से, जैसे कि 1980 से जब हम लोग 1991 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 हम लोग जो पढ़ते हैं वो हुआ था। और उस रिफॉर्म वो सिर्फ पूरा इकोनॉमी में इन द सेंस बहुत सारे धीरे धीरे हर एक सेक्टर्स में हो रहा था ना। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हो गया था, फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रेड रिफॉर्म्स हो रहे थे, फिर हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आ गया था, तो बहुत चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे। तो उसकी वजह से जो है हमारा ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्टिम्युलेट हो रहा था, उसके कुछ एडवांटेजेस हमारे इकोनॉमिक को मिल रहा था।
फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो हो गया हमारा, जो मैंने अभी बोला, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो उस टाइम पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या हो गया था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जैसे लिबरलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन यानी कि इजी एक्सेस होगा, कैपिटल का इनफ्लो होगा, इम्प्रूव्ड और एफिशिएंट मार्केट होगा, फाइनेंशियली इजी लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा स्टेबलाइज किया गया था ताकि लोग इनकरेज हो कि लोन ले, इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो ये सारे रीजंस वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सिक्स पॉइंट है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हो जाता है कि हम किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका एज स्ट्रक्चर के बारे में रिलेट करें। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे देश में उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो वर्किंग एज है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि अगर लेबर का स्किल भी बढ़ेगा, स्किल लेबर जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का मास हो वो आके काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पॉइंट। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या रीज़न हो गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन। जैसे कि मैं पहले भी पॉइंट्स में डिस्कस कर रही थी, मैं बता रही थी कि इस टाइम पे क्या हो जा रहा है कि अभी जो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर के मार्केट के साथ इंटरैक्ट करना, इंटीग्रेट होना, उनका जो अच्छा इम्पैक्ट है उसको अपने देश में इन्वाइट करना, ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे कि हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो था, इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, वो सारे को रिड्यूस करके उनको अभी कंपटीशन की तरफ थोड़ा सा ढकेला जा रहा था कि चलो वर्ल्ड मार्केट में जाके compete करो, उनकी तरह अच्छा और एफिशिएंट बनो, है ना। तो ये एक 1980s में रिफॉर्म में आ जा रहा था। तो इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर हो रहा था थ्रू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स। तो उसके बाद क्या हो गया था, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस टाइम को अच्छा हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, और ये सारे रिफॉर्म्स मतलब अच्छे अच्छे पॉलिसीज लिए जा रहे थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ ही रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा रहा था, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो सब कुछ मिला के एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ गाड़ी चल रही थी इकोनॉमिक की। और लास्ट में क्या हो गया कि हमारा जो शिफ्ट था पूरा पूरा इकोनॉमिक फोकस की तरफ हो गया था। जैसे कि 1980s में क्या था, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया, वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी जो कि 1960-70s में एट द पीक था, वहाँ से हटा के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ दिया गया कि इकोनॉमी में अपने देश में ज़्यादा प्रोड्यूस करके बाहर भेजेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स के साथ अलाइन होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ सब कुछ बराबर रहेगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख दिया होगा आंसर पेपर में तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।